बाप रे 880 करोड़ के रिजर्व्स, मैसिव। ये कहते हैं कि भाई 100% हम लोग फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा 792 करोड़ उठाकर कंपनी में दे देंगे कि अप्लाई करना या फिर नहीं करना, और नहीं करना तो क्या बाद में लूं। जय हिंद। काफी लोगों ने ये ट्विटर पे, इनफैक्ट यूट्यूब कमेंट्स में डाला कि भैया श्री लोटस आईपीओ के वीडियो वगैरह बनाइए, बताइए अप्लाई करना है या नहीं करना, हर बारी की तरह डिटेल स्ट्रक्चर में बताइए, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और अपना फाइनल वर्डिक्ट। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं श्री लोटस आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. देखिए 4-5 आईपीओ जब सेम ब्रैकेट में आ जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही ये होता है कि क्या मैं इसको अप्लाई करूं या नहीं करूं। फंड्स तो लिमिटेड है, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो यार दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, तीसरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अब इस बीच में जो भी आईपीओ अप्लाई कर रहे हो उसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, फ्रेश इश्यू, ओएफएस, वैल्यूएशंस, पीयर कंपैरिजन, ये सब देखने के बाद पता चलेगा कि अप्लाई करना या फिर नहीं करना, और नहीं करना तो क्या बाद में लूं, मतलब जब लिस्ट हो जाए, और अगर अप्लाई कर रहा हूं तो कितने लिस्टिंग गेन बनेंगे। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि भाई श्री लोटस एंड डेवलपर्स की क्या कहानी है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको काफी सारे आईपीओ के वीडियोस मिल जाएंगे। M&B इंजीनियरिंग हो गया, आदित्य इन्फोटेक हो गया, NSDL हो गया, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस हो गया, फिर उसके बाद यहां पर जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उनका कंपैरिजन, ये वो सब कुछ आपको यहां पर ऑन द बोर्ड मिलेगा। आईपीओ टेबल की तरफ क्विकली नजर मारते हैं। ब्रिगेड हो गया, शांति गोल्ड हो गया, अब बारी है इन 5 की। लक्ष्मी इंडिया का मैं वीडियो डाल चुका, आदित्य इन्फोटेक का मैं वीडियो डाल चुका, NSDL का भी डाल चुका, M&B इंजीनियरिंग का भी डाल चुका। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि भाई श्री लोटस का भी बनाइए, तो आज बारी है श्री लोटस की, और ये पांचों आईपीओ एक ही ब्रैकेट में आ रहे हैं। चलिए समझते हैं जी श्री लोटस के बारे में। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2015, यानी कि 10 साल पुरानी कंपनी है। श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड इज अ डेवलपर ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में, specializing in redevelopment projects within the ultra luxury and luxury segments of the western suburbs। redevelopment यहां पर एक वर्ड आया, नॉलेज पर्पस से समझते क्या है। सपोज करते हैं कि कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 50, 60, 70 साल पुरानी बिल्डिंग है भैया, वो धीरे धीरे टूटेगी, मरम्मत करनी है, बट कभी गिर जाए तो ये लोग क्या करते हैं, मुंबई में उसको पूरा खाली करवाते हैं, उसको पूरा डिमोलिश करेंगे और शुरू से बनाएंगे उसको, उसको बोला जाता है रीडेवलपमेंट में जाना। फिर कहते हैं एज ऑफ जून 2025 द कंपनी possesses a developable area of 0.93 million square feet encompassing a residential and commercial properties। मतलब रेसिडेंशियल में तो है ही है, कमर्शियल में भी है। अब भैया मुंबई में कमर्शियल नहीं चलेगा तो कहां चलेगा भैया, परेल वाली साइड चले जाओ, कोलाबा वाली साइड चले जाओ, मंदेरी ईस्ट, MIDS एरिया वगैरह चले जाओ, तो वहां पर तो इतना कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद कहते थे कंपनीज डेवलपमेंटल focus is on primarily directed towards the ultra luxury and luxury residential properties in addition to commercial properties through the following initiatives वगैरह। इन्होंने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स लिखे हैं जिसमें कहते हैं भाई 2 BHK 3 BHK हम देते हैं 3 से लेकर 7 करोड़ के आसपास, जिसमें लग्जरी रेसिडेंशियल सेगमेंट आ जाता है। फिर 3 BHK 4 BHK आ जाता है अलॉन्ग विद फ्लैट, पेंट हाउसेज एक्सीडिंग 4 बेडरूम्स वगैरह, जिसमें कहते हैं रेंटल्स प्राइसिंग सरपासेस 7 करोड़ हो गया। दिस ऑफरिंग इज इंटीग्रेटेड विद द लग्जरी रेसिडेंशियल सेगमेंट वगैरह। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस वगैरह। भाई मुंबई में BKC वगैरह कहीं भी चले जाओ, एल्टिक ऑफिस कहाँ मुंबई, BSC कहाँ मुंबई, तो मुंबई में एक चीज तो क्लियर है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छी खासी बूम पर है। फिर कहते हैं एज ऑफ जून 25 द कंपनी हैज 4 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, 4 प्रोजेक्ट कर चुके, 5 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, 5 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, एंड 11 ऑफ कमिंग प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स तो आने वाले हैं। देखिए ये तो जो है बीत गया, इसका तो कोई लेने देने नहीं, ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर। ये प्रेजेंट में समझ आता है, आपके क्वार्टर रिजल्ट्स में समझ आएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ये आगे आने वाले क्वार्टर रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू, उसमें नजर आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम लोग, एक कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मारते हैं क्विकली।
कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 30 तारीख को, फिर 30, 31 और 1 3 दिन तक आईपीओ रहेगा, फिर आएगा सैटरडे संडे। 4 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, देखते हैं किसे किसे लकी ड्रॉ मिलेगा, फिर रिफंड आएंगे 5 तारीख को, और 6 तारीख को ये लिस्ट होने वाला है। बताइए जी वैल्यूएशंस, ओएफएस, फ्रेश इशू। कहते हैं 1 रुपए फेस वैल्यू है, 140 टू 150 का प्राइस बैंड है, 100 का शेयर्स का एक बंडल है, तो सिंपल मैच हो गई 150 इंटू 100, यानी एक लॉट हो गया 15,000 का। ठीक है, फिर कहते हैं जी फ्रेश कैपिटल है पूरा का पूरा, 792 करोड़ का आईपीओ लेकर आए हैं, जिसमें एक भी रुपया ओएफएस नहीं है। बहुत अच्छी बात लगी। अभी हम लोगों ने कितने आईपीओ देखे, 60-40 का रेशियो था, 40-58 का रेशियो था, एक तो पूरा का ही पूरा ओएफएस था। ये कहते कि भाई 100% हम लोग फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा 792 करोड़ उठाकर कंपनी में दे देंगे, अपने पास एक भी रुपया लेकर नहीं जा रहे। हालांकि देखिए जो रियल्टी वाले होते हैं और रियल स्टेट वाले होते हैं, इनको कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, कोई चूरन की गोली तो है नहीं, 10 रुपए की ब्रेड बनाई बेच दी। भैया एक बिल्डिंग बना रहे हो, पैसा लगेगा तभी तो साइकिल चर्न होगी, पैसा आएगा, तो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पर कहते हैं कि भैया QIB को ऑफर करने वाले हैं 50, रिटेल को 35, HNI को 15। अगर हम अप्लाई करेंगे तो रिटेल में करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर कोटा ज्यादा है। एक लॉट की वैल्यूएशंस ऑलरेडी हम लोगों ने देख ली। उसके बाद कहते हैं भाई प्री होल्डिंग अभी हमारे पास 92% है, बाद में हो जाएगा 82, वो भी बहुत अच्छा है, एक अच्छा नंबर है। कई कई आईपीओ तो ऐसे आए जिसमें 50 के भी नीचे चला गया। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे, बताओ भाई कितना कमाया, कितना गवाया, क्या चल रहा है। ऑलराइट, एसेट्स 480 करोड़ के एसेट्स थे, और ये ऑलमोस्ट 70-80% जंप आया, 736 करोड़ हो गया, और ये हो गया 1200 करोड़। तो एसेट्स तो 2 साल में नियरली ट्रिपल्ड हो गए, मजा आ गया। रेवेन्यू की बात करें 170 करोड़ था, और ये ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से भी ऊपर चला गया, 460 करोड़ के आसपास हो गया, और 570 करोड़ के आसपास हो गया नेक्स्ट ईयर में। रेवेन्यू में भी एक अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कहते हैं जी 170 करोड़ पे सिर्फ हम लोग 17 करोड़ के आसपास कमा रहे थे, यानी कि 10% था। फिर उसके बाद 466 करोड़ पे 119-120 करोड़ के आसपास कमा रहे थे, तो ऑलमोस्ट 25% का पैट मार्जिन था। और 570 करोड़ पे 227 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 40% के आसपास का पैट मार्जिन नजर आ रहा है। एक अच्छी चीज नजर आ रही है, पैट मार्जिन की ग्रोथ 10 से 25, 25 से 40 के आसपास, तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट फाइनेंशियल्स में लग रहा है। रिजर्व्स की बात करें 28 करोड़, 149, ओ बाप रे 880 करोड़ के रिजर्व्स, मैसिव। बोरोइंग्स की तरफ देखें 328 करोड़, यहां से बढ़ के हो गया 428 करोड़, और यहां से सीधा ड्रॉप आया 122 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 300 करोड़ की बोरोइंग्स रीपे कर दी। अब ये रीजन है, यहां पर नजर आ रहा है कि भैया डिफरेंस क्यों है पैट में। देखिएगा जरा यहां पर क्या हुआ है। पहले लास्ट ईयर की बात करते तो इबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक अच्छा खासा गैप नजर आ रहा है। जैसे ही इन्होंने बोरोइंग्स रिड्यूस करी, क्यों? जब 428 करोड़ की बोरोइंग थी, मान लेते हैं 10 से 12% का इंटरेस्ट है, तो यहां पर ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ की आप बोरोइंग्स पे कर रहे हो। दूसरी तरफ बात करो तो अब सिर्फ 122 करोड़ का है, जहां पर आप 12-15 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो ये डिफरेंस जितना कम होता जाएगा इबिटा और पैट में, वो उतना बढ़िया है। एक अच्छी चीज नजर आई, एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैट मार्जिन बढ़े, और बोरोइंग्स रिड्यूस हुई, तो ये तो चारों तरफ से 4 चांद लग गए। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज, फिर पेयर कंपैरिजन, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, और फाइनल वर्डिक्ट। चलिए रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं 24 का है, अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27, ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी में कहते हैं 0.13 है, भैया रियल स्टेट की कंपनी और वो भी डेट फ्री, बहुत अच्छी बात है। पैट मार्जिन 40% हम लोगों ने चेक करे, और प्राइस टू बुक वैल्यू 7 के आसपास। कुछ ईपीएस और पी रेशियो भी बता दो भाई। कहते हैं ईपीएस हमारा अभी 5.2 है, बाद में 4.6 होगा, कोई मेजर डिफरेंस नहीं। पी रेशियो पहले 28-29 है, बाद में 32 होगा, यहां पर भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं। ठीक है, पहले तो पीयर कंपैरिजन में चलते हैं। पीयर कंपैरिजन पे आते हैं, देखते भाई पीयर कंपैरिजन में इनके पास क्या क्या है। तो 1 2 3 स्टार्ट। कहते हैं श्री लोटस जिनका आईपीओ आ रहा है, आर्केड डेवलपर्स, कीस्टोन रियल्टर्स, सूरज स्टेट, सनटेक, महिंद्रा और हबटाउन। ईपीएस की बात करें कहते हैं हमारा 5 है, इससे ऊपर आर्केड का 9, 13, 21, 10, और महिंद्रा का इससे कम, और हबटाउन का भी इससे कम है।
नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फिर कहते हैं जी ईपीएस के बाद पी रेशो की बात करते तो कहते हैं हमारा 29 है, और उसके बाद 22 इससे कम, 14, 43 इससे ऊपर, 48 इससे ऊपर, 91 बाप रे 3 गुना, 68 इससे ऊपर, मतलब सिर्फ 2 का ही इसके कम है, बाकी सब का पी रेशो से बहुत हाई है। नेक्स्ट पॉइंट रिटर्न ऑन नेटवर्थ कहते हैं हमारा 24 है, 17, 6, 11, 4, 3, 1 क्या ही कमा के दिया अपने इन्वेस्टर को। यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा शी लोटस का। प्राइस टू बुक वैल्यू कहता है हमारा 7 है, 4, 3, 2, 1, 2 और 1 के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू में हाई है 7 के आसपास। तो ईपीएस इज स्टिल स्टेबल, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी रेशियो स्टेबल है, इनफैक्ट कम है काफी से, तो 48, 43, 91, 68 से कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा, प्राइस टू बुक वैल्यू भी सबसे ज्यादा। चलिए वापस आते हैं पैसा किस लिए उठा रहे हैं और फाइनल वर्डिक्ट। देखिए मैं हमेशा लास्ट मोमेंट कॉल जो होता है वो ट्विटर टेलीग्राम पे तो अपडेट करता ही करता हूं। जैसे यहां पर हम एसएमई आईपीओ की भी बात कर रहा हूं। एसएमई आईपीओ में जैसे सेवी इंफ्रा का कहने का कहा था कि भाई 15 से 20% गेंस के लिए लगाना है, सो आस्तिक कैसल का मैंने कहा था अवॉइड करते हैं, और यहां पे निकल कर क्या आया हम यहां पर देखेंगे। सेवी इंफ्रा 15% एक्सपेक्ट कर रहा था, नियर टू एक्सपेक्टेशन 14% तक आया, सो आस्तिक का सिर्फ 3% के गेंस वगैरह पर ही गया। तो ट्विटर टेलीग्राम का लिंक जो कि बिल्कुल फ्री आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाकर भी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं भाई पैसा किस लिए उठा रहे हैं। कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज करेंगे, रिच फील हो गया, दान प्रोजेक्ट हो गया, तर्किश हो गया, जो उनके पार्ट फंडिंग वगैरह के डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उसके लिए, ये तो अच्छी चीज है। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। चलिए फाइनल वर्डिक्ट वगैरह की तरफ आते हैं कि भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, देखो एक चीज अच्छी है कि मुंबई में है तो भाई डेवलपमेंट अच्छा है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बना रहे हैं। 11 प्रोजेक्ट्स जो आगे आने वाले हैं उन पर भी नजर रहेगी भाई, वो आगे आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी रेवेन्यू प्रॉफिट निकाल कर दिखाएंगे। डेट 300 करोड़ का जो रिड्यूस करा, भाई मेरा तो दिल वहीं पे गार्डन गार्डन हो गया। पैट मार्जिन बढ़ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा का सारा पैसा जो है कंपनी के पास जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, एक भी रुपए का ओएफएस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। तो देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, लिस्टिंग गेन की बात करते हैं। मैं यहां पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा 30 to 50 टाइम्स के हिसाब से। 30 टाइम्स इजीली क्रॉस हो जाना चाहिए, और भी देता 50, 70 टाइम्स भी देता अगर और बाकी आईपीओस नहीं आ रहे होते। लिस्टिंग गेन की बात करें तो समवट अराउंड 15 to 25% का लिस्टिंग गेन जाने वाला है। भाई यहां पर मैं एक एक दो लॉट लगाऊंगा मल्टीपल डीमैट वगैरह अकाउंट से, ताकि मेरे अलॉटमेंट के चांसेस वगैरह बढ़ जाए। ये थे शी लोटस आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस जैसा मैंने बताया हमेशा की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे तो आपको अपडेट करूंगा ही करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां पर भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।